छात्रों, आइए अब हम मधुर भाषण निबंध के अगले अंश में प्रवेश करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने यह जाना कि तुलसीदास कोयल काको देत है, कागा काशो लेत, तुलसी मीठे बचन ते, जग अपनो कर लेत। इसका अर्थ हमने जाना और यह समझा कि मधुर भाषण या मीठी बातें ही वह शक्ति है जिसके माध्यम से हम दूसरों के हृदय द्वार को हम खोल सकते हैं और उसमें जगह पा सकते हैं। इसके आगे बढ़ेंगे। आज लेखक ने यहाँ लिखा है, एक ही बात को हम कर्णकटु शब्दों में कह सकते हैं और उसी को हम मधुर बना सकते हैं। वाणभट्ट जब मरने वाला था तो यह प्रश्न हुआ कि उसकी कादंबरी, उसकी अधूरी कादंबरी को कौन पूरा करेगा। उसने अपने दोनों लड़कों को बुलाया और उनसे पूछा कि सामने जो सूखा वृक्ष है उसको तुम किस प्रकार अपनी भाषा में व्यक्त करोगे। बड़े लड़के ने कहा, शुष्कम काष्ठम तिष्ठत्यग्रे। दूसरे ने कहा, नीरस तरुवर विलसति पुरतः। बात एक ही थी, कहने में फर्क था। वाणभट्ट ने अपने छोटे लड़के को ही पुस्तक पूरी करने का भार सौंपा। तो इस अनुच्छेद में लेखक हमें यह समझाने का प्रयास करता है और उदाहरण भी सामने रखा है कि एक ही बात को दो तरीकों से हम कह सकते हैं। एक है कर्णकटु शब्दों का प्रयोग करके और दूसरी जो तरीका है वह है मधुर शब्दों का प्रयोग करके। तो कर्णकटु शब्द कहने से कड़वी बातें जो कान को काटे, यानी कि कड़वी बातें जो दूसरे के हृदय को चुभे, और मधुर भाषा का प्रयोग करने से उसका अर्थ है कि मधुरता, बात में मधुरता हो। लेखक ने यहाँ पर वाणभट्ट नामक जो ऋषि भारत में थे पहले, उनका उदाहरण प्रस्तुत किया है और कहा है कि उन्होंने जो एक अमूल्य ग्रंथ लिखा, कादंबरी, उनकी कादंबरी अधूरी थी और उसको पूरा करने के लिए उन्होंने अंत में दोनों बेटों को पास बुलाया और एक टेस्ट लिया, एक परीक्षा ली और कहा कि सामने जो सूखा वृक्ष खड़ा है उसको देख करके आप लोग क्या कहेंगे। तो बड़े लड़के ने कहा कि शुष्कम काष्ठम तिष्ठत्यग्रे, अर्थात सूखी लकड़ी पड़ी हुई है सामने। दूसरे ने कहा, नीरस तरुवर विलसति पुरतः, एक नीरस वृक्ष सामने शोभा पा रहा है। तो बात एक ही है परंतु कहने का ढंग अलग अलग है। तो इसीलिए दोनों लड़कों के जो बात थी, एक ने उसको क्या देखा, शुष्कम काष्ठम तिष्ठत्यग्रे, मतलब सूखी लकड़ी पड़ी हुई है। तो उसके बात में नीरसता है, रस का नाम नहीं है। और दूसरे लड़के जो छोटे लड़का था, उसने कहा, नीरस तरुवर विलसति पुरतः, अर्थात एक नीरस वृक्ष सामने शोभा पा रहा है, मतलब नीरस वृक्ष होने के बाद भी उसमें वह सुंदरता देख पाता है। तो इसलिए वाणभट्ट ने अपने छोटे लड़के को पुस्तक पूरी करने का भार सौंप दिया। होता भी यह है समाज में कि जो इंसान बात को सुंदर ढंग से कह सकता है वह प्रत्येक काम को सफलतापूर्वक पूर्ण भी कर सकता है। यह तो रही साहित्य की शब्द योजन की बात। साधारण बोलचाल में भी बड़ा अंतर होता है। भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य है। जो मनुष्य किसी गलतफहमी को दूर कर रूठे हुए मित्र को मना लेता है वह सच्चा साहित्यिक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर बहुत ही बड़ी बात कही गई है कि भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य है। प्रभावशाली भाषा कहने से जो दूसरों के ऊपर प्रभाव डाल सके, जो दूसरों को प्रभावित कर सके, ऐसी भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य कहलाता है। साहित्य और दूसरा कुछ नहीं है।
जो भी निबंध, कहानी, नाटक या कविता लिखे जाते हैं, इन सारी चीज़ों में बस एक ही काम किया जाता है कि जो भाव मन के अंदर उत्पन्न हुआ है उसी को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त किया करते हैं साहित्यकार, और कुछ नहीं। और एक बात यहाँ कह देते हैं कि लेखक कहता है, जो मनुष्य किसी गलतफहमी को दूर कर रूठे हुए मित्र को मना लेता है वह सच्चा साहित्यिक है। यह बार बार परीक्षा में आता है कि सच्चा साहित्यिक कौन है। आगे लेखक लिखता है, वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का भाजन बनाती है और समाज से उसकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर देती है। तो सफलता प्राप्त करने में भी वार्तालाप की शिष्टता हमें मदद करती है। अर्थात शिष्ट भाषा का प्रयोग करके हम दूसरों के आदर का भाजन बन सकते हैं। आदर का भाजन करने से आदर का पात्र हम लोग अगर शिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं तो दूसरे हमें आदर करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और साथ में सफलता के लिए रास्ता भी साफ कर देती है शिष्ट भाषा। मनुष्य का समाज में प्रभाव पड़ता है और वह बहुत अंश में पोशाक और चाल ढाल पर निर्भर रहता है, किंतु विश्व भरे कनक घटों की संसार में कमी नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट। इस संसार में ऐसे कई लोग हैं जो विश्व भरे कनक घट के जैसे हैं। कनक घट कहने से सोने का पात्र, सोने का जो घट मतलब लोटा, सोने का लोटा के जैसे हैं, सोने के लोटे के जैसे हैं, जैसे उसके अंदर विष भरा हो। मतलब ऊपर से एकदम चमक रहे होंगे, पैंट शर्ट जूता टाई मोजा बहुत सुंदर दिख रहे होंगे, चेहरा भी साफ, लेकिन उनके अंदर विष भरा होगा। विष भरा होगा कहने से उनका मुंह जब खुलता है तो गंदे शब्दों का इस्तेमाल वे करते होंगे और गंदे भाव मन में रखते होंगे और ऊपर से सुंदर दिखते होंगे। तो ऐसे लोगों को समाज में विष भरे कनक घट कहा है लेखक ने। तो किसी के पोशाक, किसी के चाल ढाल पर देख करके उसका वह कैसा व्यक्ति है यह निर्णय करना ही गलत है, क्योंकि वह विश्व भरे कनक घट भी हो सकता है। यह प्रभाव ऊपरी होता है और पोशाक का मान जब तक भाषण से पुष्ट नहीं होता तब तक स्थायी नहीं होता। अगर अच्छा पोशाक है तब वह बुरा नहीं है, जब उसके अंदर से मधुर शब्द निकलते हों, अच्छे शब्द निकलते हों, प्रभावकारी भाषा निकलती हो, तभी वह स्थायी होता है, ऐसा लेखक कहता है। और मधुर भाषा के लिए करनी और कथनी का साम्य आवश्यक है, किंतु कर्म के लिए वचन पहली सीढ़ी है। तो करनी और कथनी में साम्य होनी चाहिए। जो इंसान केवल मधुर बातें कहता हो और मन के अंदर गलत भावना रखता हो तो उसे भी हम मधुरभाषी नहीं कहेंगे या अच्छा इंसान नहीं कहेंगे। जो इंसान मधुर भाषा भी बोलता हो और कर्म यानी कि काम भी उसी तरह से करता हो तभी हम उसे अच्छा इंसान कहेंगे। फिर भी सबसे पहली सीढ़ी जो है वह है वचन। अच्छी भाषा, अच्छे शब्द निकलते होंगे पहले, यह सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके आगे कहता है लेखक, मधुर वचन ही विश्वास उत्पन्न कर भय और आतंक का परिमार्जन कर देते हैं। कटुभाषी लोगों से लोग हृदय खोलकर बात करने में डरते हैं। सामाजिक व्यवहार के लिए विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है और भाषा की सार्थकता इसी में है कि वह दूसरों पर यथेष्ट प्रभाव डाल सके। जब बुरे वचन आदमी को रुष्ट कर सकते हैं तो मधुर वचन दूसरे को प्रसन्न भी कर सकते हैं। शब्दों का जादू बड़ा जबरदस्त होता है। तो यहाँ लेखक साफ साफ कहना चाहता है कि जो इंसान कटु शब्दों का प्रयोग करता हो, जो इंसान कड़वी बातें बोलता हो, उसके सामने लोग अपने हृदय खोलकर सभी बातों को कहने में संकोच करते हैं, परंतु उस इंसान से जो मधुर शब्दों का प्रयोग करता हो, मधुरता से पेश आता हो, उसके सामने हर कोई अपना हृदय के हर बातों को खोलने में कोई संकोच नहीं करता। और सामाजिक व्यवहार के लिए यह बहुत ज़रूरी है
कि विचारों का पूर्ण रूप से आदान प्रदान हो। अपने स्कूल के मैटर में भी हम कह सकते हैं कि बच्चे उसी को अपना सारे डाउट्स पूछते हैं, उसी टीचर को, जो टीचर खुल करके उनके सामने आते हैं और खुल करके उनके सामने बातें करते हैं, उनके सामने मिलते हैं। जो टीचर थोड़े रुष्ट स्वभाव के होते हैं, यानी कि जिनसे बच्चे डरते हैं, उनसे कोई डाउट्स भी नहीं पूछते, क्योंकि उन्हें यह डर रहता है कि अगर मैं यह पूछूं तो टीचर मेरे ऊपर रुष्ट हो जाएंगे और मुझे कड़वी बातें बोलेंगे। तो कड़वी बातों का डर हर किसी में होता है। और यहाँ एक बात लेखक कहता है कि शब्दों का जादू बड़ा ज़बरदस्त होता है। जादू असल में होता क्या है? जो अनहोनी चीज़ों को होनी कर दे, यानी कि जो हम समझते हैं कि यह असंभव है, वह संभव होते हुए दिख जाए, तो उसे हम जादू कहते हैं। तो शब्दों से या भाषा से भी ऐसी ही चीज़ें हो सकती हैं, असंभव बातें संभव होती हैं। इसलिए शब्दों का जादू बड़ा ज़बरदस्त है, ऐसा लेखक कहता है। आगे लेखक कहता है, मधुर वचनों के साथ यह भी आवश्यक है कि उसके पीछे टकसाली भाव भी हों, नहीं तो मुलम्मे की सिक्कों की भांति वे बेकार रहेंगे। हृदय की मलिनता और मधुर वचनों का योग नहीं हो सकता। वचनों के अनुकूल जब कर्म भी होते हैं, तभी मनुष्य वंद्य बनता है। यहाँ लेखक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहता है कि जो वचनों के साथ हम लोग अगर किसी बात को कहते हैं, तो उसके पीछे सच्ची भावना होना बहुत ज़रूरी है। टकसाली भाव, इसका अर्थ है सच्ची भावना भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सामने वाले व्यक्ति के साथ बात कर रहे हों और हमारे अंदर कोई और बात चल रही हो। अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि यह जो बात मुझे कह रहा है, इस बात को कहने में उसका कोई उद्देश्य नहीं है, न उस व्यक्ति का कोई दिलचस्पी भी नहीं है। मतलब उसका हृदय नहीं चाहता कि ये सब बातें वह कहे, लेकिन वह ज़बरदस्ती ऐसी बातें कर रहा है, ऐसा वह समझ जाता है। तो इसलिए यह ज़रूरी है कि टकसाली भाव उसके पीछे हो। टकसाली भाव कहने से सच्ची भावना उसके पीछे हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो वह क्या होगा? नहीं तो मुलम्मे की सिक्कों की भांति वह बेकार हो रहेंगे। इसका अर्थ है मुलम्मे के सिक्के कहने से नकली मुद्रा। नकली मुद्रा कहने से जो मुद्रा या जो पैसा, जो रुपया चलता नहीं है, उसका वैल्यू जितना है वैसे ही हमारी बातों का भी वैल्यू होगी। अर्थात कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हम अगर जो बात कह रहे हैं उसके पीछे सच्ची भावना ना हो, तो उन बातों का कोई वैल्यू भी नहीं होगा। और एक बात यहाँ कहा गया है कि अगर हृदय के अंदर मलिन भावना है, सच्ची भावना नहीं है, तो उस समय मधुर वचन कहने पर भी उन दोनों का योग नहीं हो सकता। मतलब हृदय भी साफ होना चाहिए और साथ साथ मधुर वचन भी निकलना चाहिए, तभी वह मधुर वचन या मधुर भाषण कहलाएगा। नहीं तो लोग उसे पसंद भी नहीं करेंगे। अगर वचन के अनुकूल जब कर्म भी होते हैं, हमारे काम भी वैसे ही हों, हम जिस तरह से बातों को सामने रखते हैं, उसी तरह से हम काम भी करते हों, तभी मनुष्य वंद्य बनता है। वंद्य कहने से वंदना करने के योग्य, अर्थात आदर के पात्र बन सकता है, नहीं तो कभी नहीं। और इसके आगे जो पैराग्राफ हैं, इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम जानेंगे। धन्यवाद।